नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम संतान योग के बारे में पढ़ाई करेंगे कि कुंडली में संतान योग कैसे देखा जाता है। तो कुंडली में हमारा जो 12 भाव हैं, इन्हीं 12 भावों से हम जीवन के सभी आयामों को देखते हैं। तो इसमें जो पंचम भाव है उससे हम अपने पेट का और संतान का विचार करते हैं। तो पंचम भाव की स्थिति देखी जाएगी, भावेश की स्थिति भी देखी जाएगी कि पंचम भाव का मालिक कैसा है, वेल पॉजिटेड है, नहीं है। वेल पॉजिटेड है तो केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपने मित्र की राशि में है, किस तरीके से है, स्वय राशि का है, उच्च राशि का है, ये देखा जाता है। और देखिए, लग्न और लग्नेश को तो सब कुछ प्राप्त होना ही है, तो लग्न लग्नेश की स्थिति भी मायना रखती है कि लग्न लग्नेश की स्थिति कैसी है। ठीक है, तो लग्न लग्नेश को तो हम हर बार देखेंगे, चाहे हम संतान का विचार करें, शिक्षा का विचार करें, एजुकेशन का कर रहे हैं वो भी, उसमें भी, या हम जॉब का विचार करेंगे तो भी। तो लग्न लग्नेश की स्थिति को तो हमें हमेशा ही देखना है कि लग्न की स्थिति कैसी है, लग्न पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, लग्नेश पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और स्वास्थ्य का विचार करते हैं तो हम फिर सूर्य की भी देखते हैं, लग्न लग्नेश के साथ सूर्य की स्थिति। अब आज हम देख रहे हैं संतान के बारे में। तो संतान के बारे में हमको देखना है लग्न लग्नेश, उसके बाद पंचम भाव भावेश और पंचम भाव का कारक गुरु प्लैनेट, कि गुरु प्लैनेट की पोजीशन इस कुंडली में कैसी है। तो यहाँ पर हमने एक कुंडली लगाई है, 2 लगाई हैं बल्कि। ये 1939 की कुंडली है और ये कुंडली है 49 की। ठीक है, तो मतलब इसमें जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये कन्या लगन की कुंडली है। तो अब इस कुंडली में देखिए, लग्न के ऊपर शुभ प्लैनेट ही कहा जाएगा चंद्रमा, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो ये पूर्णिमा हुआ, पूर्णिमा के बाद भी 5 दिन के अंदर का ही चंद्रमा है, तो ये शुभ ही प्लैनेट की कैटेगरी में आएगा। तो लग्न के ऊपर शुभ चंद्रमा की दृष्टि आ रही है और लग्नेश अपनी खुद की राशि में गया हुआ है। तो लग्न और लग्नेश की पोजीशन ठीक है, यानी कि जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पहले तो यही, और जातक को अचीव होंगी चीज़ें। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं पंचम भाव पे। तो हमारा ये है 5th हाउस, कन्या लगन की कुंडली में 5th का लॉर्ड बनता है शनि। अब हमारा पंचम भाव जो है ये हमारा, इसके ऊपर सूर्य की दृष्टि जरूर आ रही है और ये सूर्य जो है हमारा ये व्ययेश है इस कुंडली में। ठीक है, लेकिन अब सूर्य की जो दृष्टि आ रही है वो हम कैसे इस तरह भी जज करेंगे इसको कि सूर्य जो है वो काल पुरुष का पंचम हाउस का लॉर्ड होता है। तो सूर्य को संतान देने के लिए या संतान पाने के लिए सूर्य का रोल पॉजिटिव माना जाता है। यानी कि अगर हमारा संतान पाने का समय है और हम संतान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं, तो उस वक्त यदि किसी जातक को सूर्य की दशा आ जाती है, तो चूंकि सूर्य काल पुरुष का पंचमेश है, तो तब भी संतान प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 5th हाउस के ऊपर, हमारे 5th हाउस के ऊपर सूर्य की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि जो होती है वो पड़ रही है। तो इससे संतान के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ये हाउस हमारे लिए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हम इसके भावेश को देखें तो यहाँ का जो मकर राशि का स्वामी है वो है हमारा शनि। तो शनि हमारा कहाँ है? ये शनि हमारा बैठा हुआ है कुटुंब भाव में चला गया और ये एग्जाल्टेड है अपनी उच्च राशि में। तो देखिए, एक तो पहली बात ये है कि केंद्र त्रिकोण में बेशक नहीं है ये, बट 2nd हाउस में है, जिसको हम कुटुंब का भाव कहते हैं। तो पंचमेश कुटुंब में गया, ये पोजीशन गुड है। दूसरी बात, ये अपनी उच्च राशि के अंदर है। तो यदि शनि अपनी उच्च राशि में है तो वो कहाँ के फल देगा? जहाँ बैठा है वहाँ के फल देगा, कुटुंब में फल देगा, और साथ में जहाँ का स्वामी है वहाँ के फल देगा, और जहाँ जहाँ का कारक है वहाँ के फल देगा। ठीक है, तो अब इस कुंडली में हमें देखने को क्या मिला कि पंचम और छठे घर का स्वामी हो करके इस कुंडली में हमारा शनि जो है वो एग्जाल्टेड है और कुटुंब भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएं तो हम ये मानेंगे कि हाँ, ये अच्छा है, क्योंकि भाव की पोजीशन इसलिए अच्छी हो गई कि भाव पे काल पुरुष का जो पंचमेश है, काल पुरुष का पंचमेश या संतान का काल पुरुष का नैसर्गिक कारक भी हम कह सकते हैं, उसको सूर्य है नैसर्गिक कारक, उसकी भी दृष्टि आ गई और यहाँ का लॉर्ड भी एग्जाल्टेड हो गया और वो वेल पॉजिटेड है।
त्रिक भावों में नहीं गया ना, थर्ड में नहीं गया, सिक्स्थ में नहीं गया, एट्थ में नहीं गया, 12th में नहीं गया, अगर वहां जाता है तो फिर विचारणीय विषय बनता है। ठीक है, लाभ भाव में या सेकंड हाउस में पोजीशन यद्यपि केंद्र त्रिकोण के मुकाबले अच्छी नहीं मानी जाती, बट फिर भी ये अच्छी मानी जाती है, इसको हम अबव एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शनि भी वेल पॉजिटेड है, एग्जाल्टेड है तो और भी अच्छी बात है कि भाई अब उच्च का प्लैनेट है तो जहां इसकी राशियां पड़ी हैं उन हाउसेस के पूरे फल देगा। तो भाव की स्थिति हो गई, भावेश की स्थिति हमने देख ली। अब हम कारक गुरु पर आते। संतान का कारक गुरु प्लैनेट है। कुंडली में गुरु शब्द के मायने भी भारी होता है, गुरु शब्द के मायने भी बड़ा होता है। और जो हम ब्रह्मांड की बात करते हैं या हम इसकी बचक्र की बात करते हैं या 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं तो जुपिटर प्लैनेट को सबसे बड़ा माना गया। बड़ा मतलब वो वॉल्यूम में भी बड़ा है ना। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी मानते हैं कि गुरुत्व है इसके अंदर, है ना, तो इसलिए भी बड़ा है। तो ये गुरु प्लैनेट जो कई जगह का कारक है, धन भाव का कारक है, संतान भाव का कारक है, अगर स्त्री की कुंडली है तो सप्तम भाव का कारक है, धर्म का कारक है और ये लाभ का कारक है। तो इसीलिए ये इसके पास पोर्टफोलियो भी बहुत सारे रहते हैं। जहाँ के ये स्वामी होता है वहाँ के तो फल देगा ही देगा। जैसे इस कुंडली में चौथे घर का और 7वें घर का स्वामी है गुरु, तो वहाँ के तो फल देगा ही। साथ में जहाँ जहाँ का कारक है वहाँ पर भी हमें देखना चाहिए कि ये कैसे फल देगा। तो अब ये जो गुरु है हमारा, यद्यपि ये बुध के साथ बुध की राशि में बैठा हुआ है, बुध और गुरु में मित्रता नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि गुरु को बुध की उच्छृंखलता और उसका जो वो राजकुमारों वाला व्यवहार है कि थोड़ा जैसे होता है ना, बड़े बड़े आदमी के बच्चे कैसे होते हैं, हल्के से बिगड़े हुए और थोड़े से उच्छृंखल होते हैं, थोड़े शरारती होते हैं, वो सब क्योंकि गुरु तो गंभीर है और गुरु की शिक्षाएं बुध को अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए ये बैठा जरूर अपने शत्रु की राशि में है, लेकिन ये गुरु आप देखें 5वीं दृष्टि से सब हमारे पंचमेश को देख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, तो यानी ये जुपिटर बेशक बहुत पावरफुल नहीं है, पर फिर भी ये पावरफुल इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये केंद्र में है। हालांकि इसको केंद्राधिपति दोष लगेगा गुरु को इस कुंडली में, लेकिन ये गुरु केंद्र में बैठ करके और जो त्रिक वगैरह की पोजीशन के मुकाबले बेटर है। और इसकी एक एस्पेक्ट जो हमारे शनि पर आ रही है, जो कि हमारा 5th हाउस का लॉर्ड है, वहां से हमें संतान के बारे में ये हमें अच्छे संकेत दे रहा है। तो ये जातक मैंने आपको बताया कुंडली की ये 70 साल के आसपास की एज है इनकी, जिनकी ये कुंडली है, तो इनके 2 पुत्र हैं और दोनों ही अच्छे से पढ़ाई वगैरह करी है उन्होंने और आज्ञाकारी हैं, सेवाकार बच्चे हैं इनके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लग्न की पोजीशन अच्छी है, लग्नेश की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि अपनी खुद की दूसरी राशि में चला गया है बुध, तो लग्नेश की पोजीशन, हालांकि राहु केतु एक्सेस पे है तो ठीक है, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे तो होंगी, सब कुछ हमें बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ कभी मिलता नहीं है कुंडलियों में, है ना। तो अब लेकिन ये दशम का मालिक होकर दशम में बैठा है तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, लग्नेश होकर के केंद्र में ही बैठा है तो इस हिसाब से अच्छा है। ठीक है, और हमने पंचम भाव को देख लिया, भावेश को देख लिया और कारक गुरु को देखा। ओवरऑल हम इस कुंडली में 80% मार्क्स अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं और इनका रिजल्ट वास्तव में पॉजिटिव है। इनकी 2 संतानें हैं, दोनों संतानें इनकी अब 40 के आसपास, 40 38 40 ऐसी एज के हैं और बच्चे इनके अच्छे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरी कुंडली पे। यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश कारक गुरु। ठीक है, तो ये कुंडली और भी पीछे की है, 39 की है, 1939 की कुंडली है। अब इसमें आप देखिए लग्न कर्क लगन है और लग्न में ही चंद्रमा है, यद्यपि हम कह सकते हैं कि अमावस्या का चंद्रमा है या पड़वा या दौज का होगा, यानी पड़वा यानी कि अमावस के बाद वाला जो पहला दिन होता है उसको पड़वा या प्रतिपदा कहते हैं, आम भाषा में पड़वा कहते हैं, लेकिन वैसे प्रतिपदा कहा जाता है भाषा। अगर हम लिख कर बात करेंगे या संस्कृत भाषा की बात करें तो पड़वा को प्रतिपदा या द्वितीया तक का ही होगा इनका जन्म। ठीक है, क्योंकि चंद्र और सूर्य की युति है कुंडली में और यहाँ पर बुध भी है। ठीक है, लेकिन लग्न में चंद्रमा बेशक थोड़ा कमजोर है, पर सूर्य का लग्न में बैठना यहाँ पर अच्छा माना जाएगा, धनेश होकर के ये यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, यद्यपि मंगल क्रूर ग्रह है लेकिन यहाँ पर मंगल भी एग्जाल्टेड है। अभी हम इस पे मंगल पे वैसे भी आने वाले थे, क्योंकि लग्न की पोजीशन लग्नेश में ही, लग्नेश लगन के अंदर ही बैठा हुआ है और पंचमेश की दृष्टि पड़ रही है। पंचमेश हमारा यहाँ से देखेंगे तो मंगल बन रहा है,
यहाँ पर भी देखिए मंगल एग्जाल्टेड है। इस कुंडली में हम पहले जब गए थे कन्या लगन की कुंडली में, वहां भी फिफ्थ लॉर्ड एग्जाल्टेड था, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फिफ्थ लॉर्ड हमारा एग्जाल्टेड हो गया है। यहाँ पर ये उच्च का मंगल, जिसका संबंध लग्न लग्नेश दोनों से बन रहा है, ठीक है। तो पंचम का मालिक यहाँ पे उच्च का हो गया, लग्नेश लग्न के अंदर ही हो गया, उसमें एक शुभ ग्रह बुध भी है यहाँ पर, है ना। तो बुध जो है वो शुभ ग्रहों की श्रेणी में ही आता है, तो संगत अच्छी है तो ये अच्छे के श्रेणी में आ जाएगा। अब उसके बाद में लग्न लग्नेश हो गया, पंचम पंचमेश हो गया। अब कारक गुरु को देख लीजिए, कारक गुरु स्वराशि का है, अपनी राशि का है, और इसकी दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है, लग्नेश पर भी पड़ रही है, थर्ड भाव भावेश पर भी पड़ रही है, और इसकी दृष्टि पंचम भाव पे भी पड़ रही है। तो अब जुपिटर की आस्पेक्ट अगर पंचम भाव पे, यद्यपि पंचमेश पर नहीं पड़ रही है पर पंचम भाव पे पड़ रही है, ठीक है, और इस कुंडली के लग्न लग्नेश पर भी पड़ रही है। तो अब आप देखिए इसमें भी वही हो गया कि स्थिति जो है हमारी अच्छी है, लग्न लग्नेश की स्थिति अच्छी है, पंचम पंचमेश की स्थिति अच्छी है, पंचम भाव पंचमेश की स्थिति अच्छी है, और कारक गुरु स्वराशि का है। तो स्वराशि का प्लैनेट वो भी अपने पूरे फल देना चाहता है, भाग्य भाव का मालिक होकर भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है, धर्म क्षेत्र का मालिक होकर धर्म क्षेत्र में ही बैठा हुआ है। तो ये दो हॉरोस्कोप जो हमने देखे वो इसी विचार से देखे। इनके भी 3 संतानें हैं, इनकी संतानें भी अच्छी हैं, आज्ञाकारी हैं, संस्कारी हैं, और इनकी संतानें भी सक्सेसफुल हैं। छोटी उम्र में उस समय शादी होती थी, 24-25 की एज में शादी हुई और फटाफट संतानें। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि जैसे कई बार हम परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि भाई कुंडलियों में योग कैसे पड़े हैं या होते नहीं हैं या क्या है, अच्छे योग कुंडलियों में होते हैं। अभी इसी सिलसिले में हम कन्या लगन की एक और कुंडली ले लेते हैं। शुभ योग देख रहे हैं हम, संतान पाने के शुभ योग देख रहे हैं, तो एक और हम हॉरोस्कोप ले लेते हैं कन्या लगन का, तो उससे हमारा फर्दर कंफर्मेशन हो जाएगा कि कुंडलियों में अच्छे योग संतान पाने के किस तरह से देखने में आते हैं। तो अब ये देखिए एक और हम कन्या लगन की कुंडली ले लेते हैं, ये भी अभी दिमाग में है तो इसको हम बना सकते हैं आराम से। इसमें लग्नेश लग्न के अंदर ही है बुध, और यहीं पर है शुक्र, और यहाँ पर ही है मंगल, और यहीं पर है सूर्य, ठीक है। तो ये 4 प्लैनेट इनके यहाँ हो गए, और उसके बाद में यहाँ पर इनका केतु है, ठीक है, और यहाँ पर इनका शनि है, 4, 5, 6, और यहाँ पर गुरु है, और यहाँ पर चंद्रमा और राहु है। ये कुंडली 1942 की है, ठीक है, 1942 की अक्टूबर मंथ की कुंडली है ये। तो अब इसमें आप देखिए लग्नेश लग्न के अंदर है, एग्जाल्टेड है, और यहाँ पर ये इस लग्नेश को दिग्बल भी मिल रहा है, एग्जाल्टेड भी है, और यद्यपि पीड़ित है, सूर्य और मंगल से पीड़ित भी है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी होकर सूर्य यहाँ बैठ गया तो उससे पीड़ित हो गया। दूसरी बात, मंगल इस कुंडली में खराब होता है, 3रे और 8वें घर का लॉर्ड होता है। कन्या लगन की कुंडली में मंगल ही सबसे ज़्यादा फंक्शनली भी मैलेफिक है, और ये फंक्शनली भी मैलेफिक है, और नेचुरल मैलेफिक तो है ही है मंगल। तो इस हिसाब से यद्यपि लग्नेश लग्न में एग्जाल्टेड है तो ये झील देगा, व्यक्ति को हिम्मत और साहस देगा, लेकिन स्वास्थ्य भी खराब रहने के योग इस कुंडली में थोड़े से दिख रहे हैं, क्योंकि 2 क्रूर प्लैनेट का प्रभाव लग्न लग्नेश के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये तो हुई एक बात, लग्न लग्नेश की स्थिति हो गई। अब आ जाते हैं पंचम भाव। पंचम भाव का मालिक अपने से 5वें चला गया है, यद्यपि ये अपने मित्र की राशि में है, लेकिन पंचम का मालिक अपने से पंचम यानी एक त्रिकोण का मालिक होकर दूसरे त्रिकोण में चला गया। ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। क्यों? क्योंकि जब हम कभी कभी क्या करते हैं, भावात भावम का सिद्धांत लगाते हैं। जब भावात भावम, भावात यानी भाव से भावम, भाव तक, भाव से भाव तक, पंचम भाव से अगले पंचम भाव तक, तो ये लग्न पंचम और नवम ये आपस में पंचम होते हैं सब। ये यहाँ से ये वाला पंचम और यहाँ से ये वाला पंचम, यहाँ से ये वाला पंचम, ठीक है। तो ये आपस में पंचम होते हैं, त्रिकोण भाव हैं हमारे, ठीक है। तो एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाके चला गया, वैसे भी अच्छा है। अपने मित्र की राशि में चला गया, वैसे भी अच्छा है। भाव से भाव के आगे चला गया तो वैसे भी अच्छा है। तो यहाँ पर भी पंचमेश की पोजीशन अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। वैसे दिग्बल हमारे शनि को सप्तम भाव में मिलता है, तो ये सप्तम भाव से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस शनि में दिग्बल भी है, कंपैरेटिवली 70% जैसा हम मान सकते हैं कि 70% जैसा इसको मिल जाएगा।
यहाँ पर 50 मिलेगा, अगर यहाँ आ जाता तो 50 मिलता, इन दोनों हाउसेस में होता तो 50 हो जाता है, मतलब 50%, क्योंकि यहाँ 100% मिला हुआ है। ठीक है, तो अब ये पंचम भाव का मालिक सही बैठ गया। अब आ जाते हैं हम गुरु के ऊपर, कारक पे ना, क्योंकि पंचम भाव भावेश के बाद हम आ जाएंगे कारक पे। अब ये देखिए इस कुंडली में कारक गुरु एग्जाल्टेड है। कारक गुरु का एग्जाल्टेड होना और पंचम भाव पे पूरी दृष्टि डालना, तो ये क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया और काफ़ी अच्छा हो गया ये। ठीक है, तो इनको भी अच्छी संतानें प्राप्त हुई, इनकी संतानें अच्छी, काबिल, आज्ञाकारी, सुसंस्कारित, तो ऐसी संतानें मिली। तो ये हमने पुरानी कुंडलियां लगाई हैं, तो इसीलिए हमने ये 3 कुंडलियां लगा करके ये समझने की कोशिश करी है कि संतान भाव, संतान पाने के योग और अच्छी संतान पाने के योग कुंडली में कैसे देखे जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमें ये प्रॉमिस कहलाएगा, हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं ये है प्रॉमिस, कि कुंडली में प्रॉमिस कैसा है। अब इन कुंडलियों में हमने देखा कि भाई संतान पाने का प्रॉमिस अच्छा है, तो अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि जब इनका विवाह हो, जिस भी एज में हो, ठीक है, उस समय इनको कौन सी दशा लग रही है, तो वो दशा हमको बताएगी कि हाँ भाई इनको अब संतान मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें प्रॉमिस दिख गया और ये तो सारे जीवन रहने वाला इनकी कुंडली में। कुंडली में जो ये हमारा फोटो है जन्म के समय का, जो हमारा ये चित्र है, ये कुंडली है, इसको आप फोटो, स्टिल फोटोग्राफ भी कह सकते हैं, तो ये तो हमारा हमेशा रहेगा। अब ये थोड़ा ना हमेशा ही संतान होती रहेगी, नहीं, इसका समय कब आएगा, जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा और उस वक्त जब हमें अप्रोप्रिएट दशा मिलेगी। मतलब दशा कैसे, पंचमेश की मिल जाए, लग्नेश की मिल जाए, लाभेश की मिल जाए, या गुरु की ही मिल जाए, या कुटुंब भाव के मालिक की मिल जाए, कुटुंब की वृद्धि होती है ना जब संतान होता है, तो इस तरह से जब दशाएं मिलेंगी, या कारक गुरु की मिल जाए, या हमारे शनि की महादशा मिल जाए, या शनि की दृष्टि जिस पे पड़ रही हो उसकी दशा मिल जाए, तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तब इन्हें संतान प्राप्त होगी, बशर्ते संतान की पाने की आयु भी हो। ये नहीं है कि बचपन में गुरु की दशा आ गई तो बचपन में संतान, नहीं, बचपन में संतान नहीं मिलेगी। जब इनका विवाह होने के समय, जब बेशक अब गुरु की मान लो न मिले तो अंतर मिलेंगे, प्रत्यंतर मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें काम होता है, मोस्टली अंतर में काम होता है। जैसे किसी भी ग्रह की महादशा हो, उसमें जो अंतरदशा होती है, ज़्यादातर रिजल्ट्स अंतरदशा के मिलते हैं। तो ये आज के लिए हमने ये पढ़ा कि कुंडलियों में अच्छी संतान पाने के, या संतान पाने, जब संतान पाने के योग होते हैं तो वो अच्छी संतान पाने के ज़्यादातर होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है ग्रह तो ये हम मान के चलें तो अच्छा रहेगा। तो वैसे संतान पाने के योग हमने यहाँ देखे, तो इसके लिए हमारे जो पैरामीटर हैं, लग्न, लग्नेश, जो कि हमें हमेशा लेना है, और उसके साथ हमने पंचम भाव, भावेश और कारक गुरु को लिया है। और जब हम इसको निकालेंगे कि कब पाएंगे संतान, तो फिर हम दशा पर जाते हैं। दशा और दशा के भी आगे, दशा भी मान लीजिए लंबी है, सपोज हमें शनि की महादशा 19 साल की है, गुरु की महादशा 18 साल की है, या हमें बुध की महादशा 16 साल की है, तो कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूरी 18 साल की दशा में काम नहीं होगा, उसमें जो अंतर आएंगे, हमारे अप्रोप्रिएट अंतर प्रत्यंतर आएंगे, उसमें हम विचार करेंगे कि भाई इस समय, और फिर हमें गोचर लगाना होता है। गोचर में क्या होता है, गोचर में भी ये होता है कि सैटर्न जो है उसका गोचर जहाँ पर होता है वो काल को बताता है, शनि काल को बताता है, जो 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो 2.5 साल के बीच में क्या कुछ ये समय आया है कुछ अचीव करने का, ठीक है। और फिर उसमें ब्लेसिंग्स फिर वही जुपिटर की आती हैं कि जुपिटर जब ब्लेसिंग्स देता है तो तब हमको वो संतान प्राप्त हो जाती है, या जो भी हमारा मतलब हमारा लक्ष्य होता है वो शनि और जुपिटर का गोचर फेवरेबल आने पर हमें मिलता है, अलॉन्ग विद दशा, ठीक है। पहले नंबर कुंडली में प्रॉमिस चाहिए, दूसरे नंबर पे हमें अप्रोप्रिएट दशा चाहिए, और तीसरे नंबर पे हमको गोचर चाहिए, तब हमको रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए हमको ये पूरी स्टडी करनी होती है, ये नहीं है कि हमने खाली एक चीज़ की स्टडी कर ली और फिर हम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत।